Hello dear students, a very good evening to all of you. Welcome to the digital platform of Bharat Selection Wing, where we are giving you a sharp edge for your preparations regarding SSC and other competitive exams. और यहाँ पर आज आपकी जो क्लास होने वाली है, करेक्ट द मिस्टेक्स पार्ट 2 है आपका, जो कि एडजेक्टिव पर बेस्ड है। एडजेक्टिव की आपकी क्लास चल रही थी, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, जिसमें एडजेक्टिव से रिलेटेड किस टाइप की एरर्स हैं वो आपको दी जाती हैं। और आज जो आपकी क्लास होगी उसमें हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और इनको डिवाइड कर दिया गया है ए, बी, सी एंड डी पार्ट्स में। पार्ट ए, बी या सी में अगर एरर है तो आपको उस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है। और अगर सेंटेंस आपका पूरी तरह से करेक्ट है, इफ देयर इज नो मिस्टेक इन द होल सेंटेंस, देन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो पहला जो आपका सेंटेंस यहां पर दिया हुआ है, इन द बिजनेस वर्ल्ड इंग्लिश इज मोर प्रेफरेबल देन हिंदी। बिजनेस वर्ल्ड में इंग्लिश ज्यादा पसंद करने योग्य है या ज्यादा प्रेफरेबल है किससे? हिंदी से। तो पहली बात ये कि जो प्रेफरेबल आपका वर्ड है, तो इस पर हमने कल बात की थी कि प्रेफरेबल के साथ हम क्या यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। और क्या नहीं यूज किया जाएगा? देन नहीं यूज किया जाएगा, देन का यूज नहीं करना है। तो प्रेफरेबल जो आपका वर्ड है, यहां पर देन न यूज करके हम क्या यूज कर दें? टू यूज कर दें। एक और बात, प्रेफरेबल का मतलब ही है कि दो में से ज्यादा पसंद करने योग्य, है ना। तो मोर प्रेफरेबल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दो तक ही सीमित है और ये अपने आप में ही कंपैरिजन को बता रहा है। जैसे वैल्यूबल है तो वैल्यूबल के लिए हम मोर वैल्यूबल कह सकते हैं, है ना। जैसे कि दिस ज्वेल इज मोर वैल्यूबल देन दैट, लेकिन मोर प्रेफरेबल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रेफरेबल का मतलब ही कि दो में जो ज्यादा बेहतर है, जो चुने जाने योग्य है ना, जो डिजायरेबल है, ज्यादा डिजायरेबल है, उसका मतलब ही हो गया प्रेफरेबल। तो कभी भी आप मोर का यूज इसके साथ नहीं करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस आपका ये हो जाएगा, इन द बिजनेस वर्ल्ड इंग्लिश इज प्रेफरेबल टू हिंदी। ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। तो प्रेफरेबल के बाद हम देन नहीं लगाएंगे, टू यूज करेंगे, और इससे पहले मोर यूज नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है, यू शुड रिस्पेक्ट दोज हु आर सीनियर देन यू। यहां पर ये देन लिखा हुआ था, ये सेंटेंस आपका है कि यू शुड रिस्पेक्ट दोज, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए उनका, और हु आर, जो कि हैं सीनियर देन यू, मतलब आपसे जो सीनियर है। तो कल आपने पढ़ा था, और क्या पढ़ा था आपने, कि अगर जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, इसके अलावा एंटीरियर, पोस्टीरियर, और साथ ही साथ प्रेफर और प्रेफरेबल, ये चीज, तो इन सभी में आपको क्या करना है? टू का ही यूज करना है, टू का यूज करना है, और देन का यूज इनके साथ नहीं किया जाएगा, टू का यूज किया जाएगा। तो सीनियर के बाद ये जो देन है इसको हटा दीजिए और इसकी जगह पर आप क्या यूज कर दीजिए? टू यूज कर दीजिए। तो करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा ये कि यू शुड रिस्पेक्ट, यू शुड रिस्पेक्ट दोज हु आर सीनियर टू यू। ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा।
तो सीनियर के साथ हमको टू का यूज करना है। जैसे यहां पर प्रेफरेबल के साथ हमने क्या यूज किया, टू का यूज किया, है ना। तो देन का यूज इनमें आपको नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है, वॉट आई एम लुकिंग फॉर इज नथिंग बट मोर सुपीरियर क्वालिटी। वॉट आई एम लुकिंग फॉर मतलब जिस चीज की मैं तलाश कर रहा हूं, इज नथिंग बट, इस बट का मतलब क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, EXCEPT, के सिवाय। तो नथिंग बट का मतलब उसके सिवाय और कुछ भी नहीं, और किस चीज के सिवाय, मोर सुपीरियर क्वालिटी। अब सुपीरियर के बाद यहां पर किसी चीज से कंपेयर तो किया नहीं गया, तो टू तो यूज होगा नहीं, लेकिन सुपीरियर से पहले ये जो मोर लगा हुआ है ये आपको हटाना पड़ेगा। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इन सब के साथ आप मोर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये दो में कंपैरिजन को सीधे ही बता रहे होते। जूनियर का मतलब ही हो गया कि जो उससे नीचे है डेजिग्नेशन में, सीनियर का मतलब क्या है कि जो डेजिग्नेशन में या रैंक में, पोजीशन में उससे ऊपर है। तो मोर सुपीरियर नहीं कहेंगे। सेंटेंस आप इसको लिखेंगे, वॉट आई एम लुकिंग फॉर is nothing but superior quality। तो सुपीरियर जब आप लिखेंगे तो इसके साथ मोर का यूज नहीं करेंगे। फिर लिखा है, शी रीच्ड द स्टेशन जस्ट प्रायर ऑफ द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। तो शी रीच्ड द स्टेशन मतलब वो स्टेशन पहुंची। शी रीच्ड के बाद आप कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज करेंगे, एट द स्टेशन, ऑन द स्टेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो शी रीच्ड द स्टेशन जस्ट प्रायर, और प्रायर के बाद भी अभी आपने क्या पढ़ा कि प्रायर के साथ हम टू का यूज करेंगे। तो कोई भी घटना जो होने वाली है तो उसके साथ हम प्रायर टू का यूज करेंगे। तो सही सेंटेंस आप जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा, शी reached the station just prior to the departure of the train। प्रायर का मतलब उससे पहले, तो किस घटना से पहले, ट्रेन के डिपार्ट होने से पहले, ट्रेन के निकलने से पहले। जस्ट प्रायर का मतलब बिल्कुल ठीक तुरंत पहले वो पहुंचा, यानी जस्ट बिफोर आप कह सकते हैं, बट बिफोर के बाद टू नहीं आएगा, बिफोर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन या प्रायर टू आप कह देंगे। प्रायर एडजेक्टिव का काम करेगा। बिफोर क्या हो जाएगा, बिफोर या तो प्रीपोजिशन होता है या कंजंक्शन होता है, एडवर्ब कोई भी काम करता है ना। फिर नेक्स्ट आपका दिया है, दिस इज द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी अवेलेबल इन द मार्केट। तो यहां पर जो सुपीरियर आपका लिखा हुआ है, तो इससे पहले ना तो मोर यूज किया जाएगा और ना ही मोस्ट यूज किया जाएगा, और आप इसको लिख देंगे, दिस इज द सुपीरियर क्वालिटी, दिस इज द सुपीरियर क्वालिटी अवेलेबल in the market। नेक्स्ट सेंटेंस है, these are the most major issues the government has to deal with। अच्छा, डील के बाद यहां पर विद क्यों लगाया गया, क्योंकि डील विद इश्यूज, कोई इश्यूज हैं तो आप उनसे जब डील करेंगे तो डील विद द इश्यूज कहेंगे, टू डील विद पर्सन्स या टू डील विद इश्यूज, है ना, या प्रॉब्लम्स। तो यहां पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि दीज आर द मोस्ट मेजर इश्यूज, अगर मेजर लिख ही दिया गया है तो मेजर के साथ आपको क्या नहीं करना है, मोस्ट का यूज नहीं करना है ना, ये गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस होगा, दीज आर द मेजर इश्यूज द गवर्नमेंट has to deal with। या तो आप इसको with which एक साथ लिख सकते हैं, these are the major issues
विद विच द गवर्नमेंट हैज़ टू डील या द गवर्नमेंट हैज़ टू डील विद, लेकिन इस पार्ट को आप उस पार्ट में ले नहीं जा सकते, तो इस वजह से आप इसको ऐसे लिखेंगे। मेजर से पहले ये मोस्ट क्यों हटाना हुआ? कुछ वर्ड जो अपने आप में एक तरह से सुप्रीम लेवल को बता रहे होते हैं, या जो नॉन ग्रेडेबल होते हैं, जो ग्रेडेबल नहीं है, मतलब उनकी ग्रेडिंग नहीं की जा सकती, उससे ऊपर उनको नहीं बताया जा सकता, तो ऐसे वर्ड्स के साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाया जाता। जैसे यूनिक लिखा हुआ है, तो यूनिक का मतलब ही अद्वितीय, तो फिर मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक आप नहीं कह सकते कि उससे ज़्यादा अद्वितीय या सबसे ज़्यादा अद्वितीय। जो अद्वितीय है इसका मतलब ही कि उसके तरह का दूसरा नहीं है, तो जब उसकी तरह का दूसरा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हम वहां पर यूनिक के साथ हम मोर या मोस्ट नहीं लगा सकते। इसी तरह से एक्सेलेंट कह दिया जाए, परफेक्ट कह दिया जाए, सुप्रीम कह दिया जाए, चीफ कह दें हम, स्क्वायर कह दें, तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं इनमें ग्रेडिंग नहीं की जा सकती, तो ऐसे वर्ड्स के साथ आपको मोर या मोस्ट का यूज नहीं करना है। यूनिक के साथ हम मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक नहीं कह सकते कि उससे ज़्यादा अद्वितीय या सबसे ज़्यादा अद्वितीय, गलत हो जाएगा। एक्सीलेंट का मतलब भी जो सर्वोत्तम है, इसका मतलब उससे ज़्यादा सर्वोत्तम नहीं कहा जा सकता। परफेक्ट कह दिया गया, इसका मतलब क्या है कि जो एकदम कंप्लीटली गुड है, जिसमें कोई कमी नहीं है, अब उससे ज़्यादा परफेक्ट नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कह दिया गया, तो मोर सुप्रीम या मोस्ट सुप्रीम नहीं हो सकता, सुप्रीम का मतलब ही सर्वोच्च, अब जो चीज़ सर्वोच्च है तो उससे ज़्यादा ऊंचा फिर कहाँ होगा, तो मोर सुप्रीम या मोस्ट सुप्रीम नहीं हो सकता। चीफ अगर कहा जाए तो चीफर या चीफेस्ट नहीं कहा जा सकता, चीफ का मतलब ही जो हेड है, टॉप पर है। स्क्वायर कह दिया गया, स्क्वायर का मतलब ही क्या है कि जो वर्गाकार है, अब उससे ज़्यादा वर्गाकार नहीं कहा जा सकता, अपने आप में जो पूरी तरह से एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उससे ज़्यादा स्क्वायर कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप उसका एरिया बढ़ा सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा स्क्वायर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ऐसे जो वर्ड्स हैं, और मेजर भी इसी में आता है जो कि आपने अभी यहां पर देखा, तो मेजर के साथ आपको मोर या मोस्ट वगैरह का यूज नहीं करना है, जैसे इन सारे वर्ड्स के साथ नहीं करना है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है, दिस इज द मोस्ट यूनिक साइट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। तो यहां पर अभी वही बात आ गई, यूनिक अगर कह दिया गया, तो यूनिक अगर लिखा हुआ है तो फिर हम मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक नहीं लिख सकते। मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक का यूज गलत हो जाएगा, मोस्ट हटाना पड़ेगा, है ना। और यहां पर फिर हमको क्या कर देना होगा, आ यूनिक कह देना होगा। अपने आप में ये एक यूनिक साइट है, अपने तरह की एक यूनिक साइट है, तो आप इसको लिखेंगे, दिस इज अ यूनिक साइट आई हैव। अच्छा, इसके साथ आगे क्लॉज जोड़ दी गई है, तो आप इसको द के साथ ही लिखेंगे, ये सुपरलेटिव में फिर बात आ जाएगी। द का यूज सही है, यहां पर द लिखेंगे आप। तो दिस इज द यूनिक साइट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। जैसे कहते हैं, दिस इज द बिगेस्ट डायमंड आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, है ना, या दिस इज द बेस्ट नॉवेल दैट आई हैव एवर रेड। तो इनको हम द के साथ और सुपरलेटिव के साथ लिखते हैं, लेकिन इनकी कोई सुपरलेटिव वगैरह तो फॉर्म हो नहीं सकती। अगर यूनिक लिखा हुआ है तो आप यूनिक ही लिखेंगे, तो यहां पर द के साथ लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या है, ही हैज डिसाइडेड टू बाई द टॉपेस्ट मॉडल ऑफ द कार। टॉप का मतलब ही क्या है कि जो सबसे ऊपर है, तो इसलिए कभी भी टॉपेस्ट का यूज नहीं किया जा सकता। आप क्या लिखेंगे, द टॉप मॉडल ऑफ द कार, कार का टॉप मॉडल, टॉपेस्ट नहीं कहा सकता। टॉप का मतलब ही जो सबसे ऊपर है ना। तो आप इसको लिखेंगे, ही हैज डिसाइडेड टू बाई द टॉप मॉडल ऑफ द कार। ठीक है, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द रेन इज लाइकली टू अकर एट अ फ्यू प्लेसेस इन द मोस्ट सदर्न रीजन ऑफ द कंट्री। रीजन का मतलब क्या, एरिया, क्षेत्र। तो अब यहां पर ये जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है, द रेन इज लाइकली,
इज और उसके बाद लाइकली अगर लिख दिया गया है तो इसका मतलब इस चीज की संभावना है, इसकी संभावना है। तो द रेन इज लाइकली टू अकर, अकर का मतलब टू हैपन या टू टेक प्लेस, इसका मतलब बारिश होने की संभावना है एट आ फ्यू प्लेसेस, आ फ्यू का मतलब कुछ प्लेसेस पर, फ्यू का मतलब ना के बराबर हो जाएगा, तो यहां पर हम क्या कहेंगे आ फ्यू प्लेसेस। और कहां पर आ फ्यू प्लेसेस कहा गया, इन द मोस्ट सॉदर्न, तो मोस्ट सॉदर्न नहीं कहा जाएगा, या तो केवल सॉदर्न होता है मतलब साउथ का जो रीजन है, या सबसे ज्यादा जो साउथ का है वो बताने के लिए हम सदर्न मोस्ट कहेंगे। सदर्न मोस्ट ऐसे वर्ड लिखा जाएगा, मोस्ट सदर्न नहीं लिखा जाएगा। तो सही सेंटेंस अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द रेन इज लाइकली टू अकर एट अ फ्यू प्लेसेस इन द सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ द कंट्री। जैसे अपर मोस्ट कहा जाता है, मोस्ट अपर नहीं कहा जाएगा, अपर मोस्ट एरिया है ना, लोअर मोस्ट कहा जाएगा, मोस्ट लोअर नहीं कहा जाएगा। तो अगर किसी डायरेक्शन को बता रहा है, अगर किसी डायरेक्शन को बता रहा है तो जो मोस्ट वर्ड है वो कहां पर बाद में आप यूज करेंगे। उसके बाद फिर मैनी नो, अब यहां पर मैनी आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये इस नो वर्ब के लिए क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। देखिए इसको दो तरह से यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगर लिखा हुआ है मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द एग्जीबिशन, मतलब प्रदर्शनी में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट थे, है ना। तो यहां पर जो वर लिखा हुआ है इसका सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स है, ये सब्जेक्ट हो गया जो कि क्या है, नाउन है, नाउन है स्टूडेंट्स, है ना। और इस नाउन के लिए ये जो आपने मैनी लिखा है ये एक डिटर्मिनर हो गया। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं एक टाइप के, है ना। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया। मैनी से हमको संख्या नहीं पता चलेगी कितने, तो इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है, मैनी अपोज्ड द आइडिया, मैनी अपोज्ड द आइडिया, तो अपोज्ड जो है वो आपकी वर्ब हो गई, और इस वर्ब के लिए जो आपने ये मैनी लिखा है ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और जो सब्जेक्ट होता है वो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट हमेशा कोई प्रोनाउन होगा या नाउन होगा। तो ये नाउन तो है नहीं, फिर ये प्रोनाउन का काम करता है, ठीक है, नाउन यहाँ पर ये नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो मैनी प्रोनाउन भी होता है और मैनी यहाँ पर डिटर्मिनर भी होता है। तो मैनी अकेले लिखा हुआ है वर्ब से तुरंत पहले, तो ये क्या काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो मैनी नो यानी बहुत से लोग जानते हैं, द फैक्ट मतलब इस फैक्ट को, दैट यू आर मोर वाइज देन आई एम, कि तुम ज्यादा बुद्धिमान हो, देन आई एम मतलब मुझसे, जितना कि मैं हूं। तो वाइज की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, वाइज की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वाइजर होती है। वाइज की कंपैरेटिव डिग्री वाइजर होती है, ना कि मोर वाइज। अगर हम ये लिखें, मोहन इज मोर वाइज देन रवि, मोहन इज मोर वाइज देन रवि, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वाइज की कंपैरेटिव डिग्री क्या लिखी जाएगी, वाइजर लिखी जाएगी। मोर वाइज हम तब लिखेंगे जब ये लिखना हो कि मोहन इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग उसी की दूसरी क्वालिटी हो गई, यहां पर दूसरा पर्सन हो जाता है, यहां पर उसी की दो क्वालिटीज है, मोहन वाइज भी है और मोहन स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन वाइज ज्यादा है तो हम मोर इसके साथ जोड़ देंगे, तब फिर वाइजर नहीं कहा जाएगा। वाइजर हम तब यूज करेंगे जब हमको दूसरे पर्सन से कंपेयर करना होगा। तो यहां पर जब आई लिख दिया गया तो ये दूसरा पर्सन हो गया, तो इस वजह से मोर वाइज देन नहीं कहा जाएगा बल्कि वाइजर देन कहा जाएगा। तो सही सेंटेंस आपका क्या होगा, मैनी नो द फैक्ट दैट यू आर वाइजर देन आई या वाइजर देन आई एम। क्लियर,
ये बात। तो उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, यू आर लुकिंग मच कंसर्न्ड देन योर ब्रदर। यू आर लुकिंग मच कंसर्न्ड देन योर ब्रदर। तो अब देन अगर लिख दिया गया है तो यहां पर तुलना हो गई, ये कंपैरिजन हो गया। किससे? योर ब्रदर से। यू का कंपैरिजन किससे हो गया? योर ब्रदर से हो गया। इसका मतलब यहां पर आप मच का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंसर्न्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, और अगर आपने एडजेक्टिव का यूज किया यहां पर तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मोर का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो आप केवल मोर कंसर्न लिखें, या फिर मोर प्लस ये जो आपने कंसर्न लिखा है इसके साथ मच का यूज किया जा सकता है। तो मोर कंसर्न या मच मोर कंसर्न, जैसे आप मच बेटर कह देते हैं, मच बेटर, तो मच के साथ आपने जो बेटर लिखी ये क्या हो गई? कंपैरेटिव डिग्री हो गई। इसी तरह से मच मोर ब्यूटीफुल, मच मोर ब्यूटीफुल ये लिखा जा सकता है, क्योंकि ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई? मोर ब्यूटीफुल हो गई। अब ये कंपैरेटिव डिग्री बनी, और इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप मच का यूज कर सकते हैं, है ना। तो आप चाहे तो केवल मोर कंसर्न लिखें या मच मोर कंसर्न, मतलब मच क्या हो जाएगा? उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, डिग्री को बढ़ा। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, मतलब वो इंटेलिजेंट है, और ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये हो जाएगा। इसी तरह दिस बुक इज बेटर देन दैट, मतलब ये किताब उससे बेहतर है, और अगर हम कहते हैं ये किताब उससे काफी ज्यादा बेहतर है, तो फिर हमको क्या कहना होगा? दिस बुक इज मच बेटर देन दैट। तो बेटर के साथ हमने मच यूज कर दिया, तो फिर क्या किया? उसने उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, है ना। तो सेंटेंस आप ऐसे लिखेंगे कि यू आर लुकिंग मोर कंसर्न्ड देन योर ब्रदर, या फिर आप लिख सकते हैं यू आर लुकिंग मच मोर कंसर्न्ड देन योर ब्रदर। उसके बाद फिर यू विल हैव टू मूव अ लिटिल फार टू कैप्चर द एंटायर व्यू ऑफ द टेम्पल, है ना। तो यू विल हैव टू मूव, मतलब तुम्हें मूव करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, फार का मतलब दूर, है ना। टू कैप्चर द एंटायर व्यू ऑफ द टेम्पल, यानी टेम्पल के एंटायर व्यू को कैप्चर करने के लिए। तो यहां पर जो फार है इसकी कंपैरेटिव डिग्री आपको यूज करना पड़ेगा, और वो क्या हो जाएगा? अ लिटिल फार्दर, दूरी में यहां पर बात की जा रही है ना। तो जहां पर हो उससे और आगे और दूर जाना पड़ेगा, तो इस वजह से हम क्या कर देंगे यहां पर? अ लिटिल, फिर फार्दर की यूज करेंगे, यानी फार की जो कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है वो क्या हो जाती है? फार्दर हो जाती है ना। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है, अ मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिफीट हिम, मतलब उसको डिफीट करने के लिए, उसको हराने के लिए एक ज्यादा स्ट्रांग व्यक्ति की जरूरत होगी। तो स्ट्रॉन्गर अपने आप में ही क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, और जब ये खुद अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, ई आर पर जो एंड होते हैं, तो इनके साथ कभी भी मोर का यूज नहीं किया जाएगा। तो सही सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? अ स्ट्रॉन्गर पर्सन इज रिक्वायर्ड। आ क्यों लगा? क्योंकि पर्सन जो है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। तो अ स्ट्रॉन्गर पर्सन मतलब जो आदमी उससे नहीं जो है जीत पा रहा है, उसको डिफीट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी तुलना में ज्यादा स्ट्रांग व्यक्ति चाहिए, है ना। तो हम क्या कह देंगे? अ स्ट्रॉन्गर पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिफीट हिम, मतलब उसे डिफीट करने के लिए एक ज्यादा स्ट्रांग व्यक्ति की जरूरत है ना। आई वॉन्ट टू नो विच इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द बॉयज सिटिंग हियर। ये जो आपका मोर इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, ये दो के लिए बात आएगी, है ना। तो फिर अब यहां पर क्या लिखा है कि ऑफ ऑल द बॉयज सिटिंग हियर, मतलब यहां पर बैठे हुए सभी लड़कों में से। तो सभी के बारे में जब बात आ गई तो हम क्या लिख देंगे? द मोस्ट इंटेलिजेंट। दो के बारे में बात होती तो द मोर इंटेलिजेंट, द तब भी लगता, लेकिन जब यहां पर ज्यादा के बारे में बात आ गई तो फिर हम सुपरलेटिव में लिखेंगे। जैसे इस बात को समझ लीजिए, अगर लिखा हुआ है रोहन इज द बेस्ट ऑफ
द टू बॉयज, और एक लिखा हुआ है सोहन इज द बेटर ऑफ ऑल, या ऑल द बॉयज लिख दें, है ना। तो इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आप देखिए तो क्या लिखा हुआ है, पहले में लिखा हुआ है रोहन इज द बेस्ट ऑफ द टू बॉयज। बात जब दो लड़कों में हो रही है तो फिर हम यहां पर बेस्ट नहीं लिख सकते, बेटर लिखना पड़ेगा। जब दो में केवल बात है तो फिर हम सुपरलेटिव में नहीं जा सकते, कंपैरेटिव में रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा रोहन इज द बेटर, द लगा रहेगा यहां पर, ये ध्यान रहे। तो रोहन इज द बेटर ऑफ द, क्योंकि चॉइस है यहां पर, तो रोहन इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। लेकिन जब यहां पर लिखा है कि सोहन इज द बेटर ऑफ ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज का मतलब सभी लड़के, जब सभी लड़कों में बात हो रही है तो फिर हम इसको बेटर नहीं लिखेंगे, यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, बेस्ट लिखना पड़ेगा, द तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा सोहन इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। मतलब जब दो के बारे में बात करनी हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और जब दो से ज्यादा के बारे में बात करनी हो तो फिर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है योर सिस्टर इज मोर ब्रेवर देन हर फ्रेंड। तो ब्रेव की कंपैरेटिव डिग्री खुद ही क्या हो गई, ब्रेवर हो गई, तो इस वजह से यहां पर मोर की कोई जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा मोर का यूज। तो सही सेंटेंस होगा, हाँ मच अगर आप चाहे तो मच ब्रेवर लिख सकते हैं, है ना, लेकिन मोर ब्रेवर नहीं लिख सकते। तो योर सिस्टर इज ब्रेवर देन हर फ्रेंड, मतलब तुम्हारी सिस्टर अपनी फ्रेंड से ज्यादा बहादुर है। तो ब्रेव पॉजिटिव डिग्री हो गई, और इसके लिए कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, ब्रेवर हो जाएगा, है ना। देन लगा हुआ है ना, तुलना हो रही है, तो तुलना अगर हो रही है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, लेकिन मोर नहीं, क्योंकि खुद ही ये ब्रेव की कंपैरेटिव डिग्री ब्रेवर हो गई है। जैसे मोर बेटर नहीं कहा जा सकता, गुड की कंपैरेटिव डिग्री ही क्या हो गई, बेटर हो गई। मोर उनमें लगाया जाता है, देखिए जैसे अगर लिखा हुआ है कि टॉल, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, और ये हो जाएगा टॉलेस्ट। तो अगर हम टॉल और यहां पर अगर हम मोर टॉल या फिर मोर टॉलर, इसको हम मोस्ट टॉल या मोस्ट टॉलेस्ट, इस तरह से अगर हम इनको लिखते हैं तो ये गलत है। ये जो आपने लिखा है तो ये इस तरह से डिग्रीज इनकी लिखना गलत है। सही तरीका ये हुआ टॉल, फिर क्या हो जाएगा टॉलर और टॉलेस्ट, है ना। मोर टॉल तब कहा जाएगा जब दो क्वालिटीज को हमको कंपेयर करना हो, जैसे ही इज मोर टॉल देन स्ट्रॉन्ग, इस टाइप में, जो कि अभी पहले हमने क्वेश्चन में बात की है। मोर और मोस्ट किन में लगेगा, जिनमें ईआर और ईएसटी नहीं जुड़ता। इनमें क्या है, ईआर और ईएसटी जुड़ गया। जैसे अगर लिखा हुआ है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो यहां हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, और ये हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहां पर सही है, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, यहां पर मोर और मोस्ट जोड़ा जाएगा क्योंकि इनमें ईआर और ईएसटी नहीं लगा हुआ। लेकिन जिनमें ईआर और ईएसटी लग करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनते हैं उनमें मोर और मोस्ट नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ये खुद ही कंपैरिजन के लिए, कंपैरेटिव डिग्री को बताने के लिए ईआर और सुपरलेटिव बताने के लिए ईएसटी इनमें जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका लिखा है यू आर द मोस्ट क्लेवरेस्ट पर्सन। अब ईएसटी जुड़ गया, क्लेवरेस्ट अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हम यहां पर मोस्ट नहीं जोड़ सकते, द लिखा रहेगा सुपरलेटिव से पहले। तो सही सेंटेंस हो जाएगा कि यू आर द क्लेवरेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। यू आर द क्लेवरेस्ट पर्सन, यानी तुम सबसे ज्यादा होशियार व्यक्ति हो, है ना। और किन में से, आई हैव एवर मेट मतलब जिनसे मैं आज तक कभी मिला हुआ हूं, है ना। अच्छा, अगर आप यहां पर चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं यू आर द मोस्ट, सॉरी क्लेवरेस्ट आपका वर्ड आया है, द क्लेवरेस्ट पर्सन whom I have ever met।
दैट भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, और इसको प्रेफरेंस दिया जाता है अगर सुपरलेटिव में बात की गई है तो प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन ये भी गलत नहीं होता। लेकिन ये होम या दैट आप अंडरस्टूड रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये होम या दैट इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन रहे हैं, इसका सब्जेक्ट नहीं बन रहे हैं। इसका सब्जेक्ट क्या है? आई है। जब इसका सब्जेक्ट ही ये रिलेटिव प्रोनाउन बनता है तब फिर आप इसको नहीं हटा सकते। ये बात मैंने प्रोनाउन सेक्शन में रिलेटिव प्रोनाउन में की है। तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, दिस इज द मोस्ट कॉस्टली कार अवेलेबल इन द मार्केट, है ना। तो हालांकि यहां पर जो स्लैश है ये यहां पर लगना चाहिए। ये आपका ए पार्ट हुआ, ये ए पार्ट है यहां तक, है ना। तो सेंटेंस आपका ये लिखा हुआ है कि दिस इज द मोस्ट कॉस्टली कार अवेलेबल इन दिस कंट्री, मतलब यह इस कंट्री में अवेलेबल सबसे महंगी कार है। तो जो डिग्री आपका लिखी है यहां पर मोस्ट कॉस्टली, जो लिखा हुआ है मोस्ट कॉस्टली, तो ये गलत है आपका। तो सही तरीका आपका क्या होता है? मोस्ट कॉस्टली लिख करके कॉस्टलीएस्ट, कॉस्टलीएस्ट, यानी कि कॉस्टली पॉजिटिव डिग्री हो गई, और कॉस्टलियर और कॉस्टलीएस्ट। एक बात और यहां पर कि एल वाई पर तो एंड हो रहा है कॉस्टली, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है। जैसे कॉस्टली है, लवली है, फ्रेंडली है, कवर्डली, मैनली, ये मैन से बना हुआ है ना। तो ये सारे जो वर्ड्स आपके एल वाई पर एंड हो रहे हैं, लेकिन ये सब आपके क्या हैं? ये सब हैं एडजेक्टिव। लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे करेक्टली, प्रॉपरली, स्लोली, ब्यूटीफुली, एटसेट्रा, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? ये सब आपके हो जाएंगे एडवर्ब। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये जो बने हुए हैं, ये जो आपके वर्ड्स बने हुए हैं करेक्ट और एल वाई, ये आपके एडजेक्टिव और प्लस एल वाई से बने हुए हैं। तो एडजेक्टिव प्लस एल वाई आपका क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। जैसे प्रॉपर और एल वाई जोड़ा तो प्रॉपरली हो गया, स्लो में एल वाई जोड़ा स्लोली हो गया, ब्यूटीफुल में एल वाई जोड़ा ब्यूटीफुली हो गया। लेकिन जब किसी नाउन में, अगर किसी नाउन वर्ड में अगर हम एल वाई जोड़ देते हैं तो नाउन प्लस एल वाई जो आपका बन करके आता है वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। तो इस वजह से ये सब आपके क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। जैसे अ कॉस्टली पेन, तो पेन नाउन हो जाएगा, और पेन की विशेषता कैसी है कि वो कॉस्टली है, तो कॉस्टली आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। तो ऐसे वर्ड्स को जो है ध्यान रखिएगा। एडवर्ब पर जब हम आएंगे तो इन पर बात करेंगे कि कैसे इनका यूज गलत तरीके से एडवर्ब के तौर पर सेंटेंस में दे दिया जाता है और उनको सही करके आप क्या लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है, रमन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी बॉय इन हिज क्लास। तो एनी बॉय में तो रमन भी आ जाएगा, तो एनी बॉय की जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा? एनी अदर बॉय। यहां पर हमको ऐड करना पड़ेगा क्या? अदर ऐड करना पड़ेगा यहां पर, है ना। तो सही सेंटेंस होगा कि रमन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय in his class।
एनी, जब तक हम अदर नहीं जोड़ेंगे, अदर का मतलब क्या है कि रमन को छोड़ करके बाकी जो हुए, एनी बॉय का मतलब उसमें रमन भी हो सकता है, तो रमन को हम रमन से नहीं कंपेयर करेंगे, इसलिए यहां पर क्या करना होता है, पॉजिटिव डिग्री में या कंपेरेटिव डिग्री में इस टाइप में अगर हम यूज करते हैं एनी अदर या नो अदर, और अदर कब नहीं लगाया जाता वो भी मैंने आपको बताया था, दो अगर अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, तो आयरन भी क्या है, एक मेटल है, लेकिन हम ये कहते हैं कि नो अदर मेटल इज एज कॉस्टली एज डायमंड, तो गलत हो जाएगा, नो मेटल इज एज कॉस्टली एज डायमंड, क्योंकि डायमंड मेटल नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप वीडियो को, एडजेक्टिव पार्ट को फिर से समझ सकते हैं कि कहां पर ये जो बात की गई है कैसे लिखना है आपको। तो ये सेंटेंस आपका हुआ कि रमन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन हिज क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है द वर्सेस ऑफ द गीता, है ना, जो रिलीजियस बुक्स हैं उनसे पहले हम क्या आर्टिकल यूज करते हैं, द यूज करते हैं, तो द वर्सेस ऑफ द गीता, यानी गीता की जो वर्सेस हैं, है ना, यानी जो श्लोक हैं, आर मोर पॉपुलर देन दोज ऑफ, दोज ऑफ का मतलब क्या हुआ कि द वर्सेस ऑफ, वर्सेस यहां पर प्लूरल है, तो दोज ऑफ एनी हिंदू स्क्रिप्चर, तो एनी के साथ फिर से यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, अदर लगाना पड़ेगा। अदर का मतलब क्या है कि गीता को छोड़ करके बाकी के जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, है ना, तो एनी अदर हिंदू स्क्रिप्चर, ये आपको लिखना पड़ेगा कि गीता की जो वर्सेस हैं वो ज्यादा पॉपुलर हैं किसकी तुलना में, किसी भी अन्य हिंदू स्क्रिप्चर यानी धार्मिक पुस्तक की वर्सेस की तुलना में, वर्सेस को वर्सेस से कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस आपको बताया था, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन दिल्ली, नहीं, बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, तो दैट ऑफ सिंगुलर के लिए आ जाएगा और दोज ऑफ प्लूरल के लिए आ जाएगा। तो दोज ऑफ का यूज भी मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हैं वहां पर। नो बुक कैन सेटिस्फाई यू एज मच एज दिस वन, तो दिस वन मतलब ये वाली, तो ये वाली का मतलब ये भी किताब है, तो जब ये किताब है तो नो के साथ आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अदर यूज करना पड़ेगा। तो नो अदर बुक कैन सेटिस्फाई यू एज मच एज दिस वन, यानी कोई भी अन्य किताब, अन्य का मतलब इस किताब को छोड़ करके। तो इस अदर के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि क्या है, एक बार फिर से अभी मैं बता दे रहा हूं। अगर लिखा हुआ है आयरन इज, इसको सीधे नो अदर से लिखते हैं, नो अदर मेटल इज एज कॉस्टली एज आयरन, तो यहां पर अदर का यूज सही है, जैसे इनमें अदर का यूज किया गया है, क्योंकि जो आयरन आपने लिखा है वो भी क्या है, एक मेटल है, तो अदर का मतलब आयरन को छोड़ करके जितने बचे उन मेटल्स के बारे में बात हो रही है। अब इसी तरह से अगर हम ये सेंटेंस लिख दें, सेंटेंस अगर हमने लिख दिया नो अदर मेटल, तो यहां पर कॉस्टली की जगह पर यूजफुल लिखते हैं, है ना, कॉस्टली नहीं, सॉरी, यूजफुल, मतलब अन्य कोई भी मेटल उतना उपयोगी नहीं है, कॉस्टली नहीं, कॉस्टली तो बहुत ही कम है ये आयरन, है ना, तो नो अदर मेटल इज एज कॉस्टली, यहां पर इसको लिख लें एज कॉस्टली एज डायमंड, ये लिख दिया हमने। तो पहले सेंटेंस में क्या लिखा है कि नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, अन्य कोई भी मेटल उतना ज्यादा उपयोगी नहीं है जितना कि आयरन है। तो इसका मतलब क्या है कि अदर आपने जो लिखा है वो सही है, क्यों सही है, क्योंकि आयरन भी अपने आप में क्या है, एक मेटल है। लेकिन जब आपने लिखा कि नो अदर मेटल इज एज कॉस्टली, मतलब अन्य कोई भी धातु उतनी ज्यादा कीमती नहीं है जितना कि डायमंड, तो इसका मतलब क्या है, अन्य लिखने का मतलब ये हुआ कि डायमंड भी एक मेटल है, लेकिन डायमंड एक मेटल तो है नहीं, और जब डायमंड मेटल नहीं है तो इस ग्रुप में ये नहीं आ रहा है। यहां पर मेटल लिखा है और ये मेटल जो है वो डायमंड के लिए लागू नहीं हो सकता, है ना, ये अलग चीज हो गई। तो इसका मतलब यहां से आपको अदर हटाना पड़ेगा, तो आप सीधे क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप नो मेटल, नो मेटल इज एज कॉस्टली एज डायमंड, नो मेटल इज एज कॉस्टली एज डायमंड, तो यहां पर अदर का यूज नहीं होगा और यहां पर अदर का यूज होगा। तो ये दोनों बातें आप ठीक से समझ लेंगे कि कैसे यूज करना है। नेक्स्ट आपका दिया है द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई
इज मोर देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान। तो अब यहां पर अदर का यूज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, ठीक है ना। अगर ये होता है एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया या इन इंडिया, इंडिया के किसी भी अन्य शहर से, तब तो सही था क्योंकि मुंबई इंडिया का शहर है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान, तो फिर एनी सिटी इन पाकिस्तान, दूसरे ग्रुप से कंपैरिजन हो गया, तो अदर यहां पर हटाना पड़ेगा। रितिका इज द मोस्ट चार्मिंग ऑफ ऑल अदर गर्ल्स। सुपरलेटिव के साथ कभी भी आप अदर का यूज नहीं करेंगे। रीजन मैंने बताया था कि अदर में तो फिर रितिका रही नहीं गई। जैसे ये टोटल गर्ल्स हैं, ये टोटल गर्ल्स हैं, और यहां पर हमने क्या कह दिया कि ये रितिका है। और अगर अदर हम कहेंगे तो जो अदर का मतलब ये जो बाकी हैं इनमें से, तो इनमें से तो रितिका है ही नहीं, तो इस वजह से अदर के साथ नहीं, ये टोटल में से रितिका है, ना कि अदर में से रितिका है, तो अदर हटाना पड़ेगा सुपरलेटिव के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, दिस वॉज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल अदर गन्स परचेज्ड बाई हिम। तो दिस जब कहा गया, यानी दिस वॉज द शॉर्टेस्ट, मतलब ये सबसे ज्यादा शॉर्ट थी, ऑफ ऑल अदर गन्स। अदर गन्स का मतलब क्या है कि अन्य गन्स में, तो अन्य में वो नहीं होगा, तो ऑल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सुपरलेटिव, फिर से वही बात आ गई कि सुपरलेटिव डिग्री अगर है तो हम अदर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अदर गन्स में से वो नहीं है, टोटल में से है। उसको छोड़ करके जो बाकी गन्स हैं उनमें फिर वो कहाँ जाएगी। योर व्यूज आर कंपेरेटिवली मोर कन्विंसिंग देन आर्स। तो कभी भी कंपेरेटिवली या रिलेटिवली अगर वर्ड्स आपके लिखे हैं, कंपेरेटिवली या फिर अगर लिखा है रिलेटिवली, तो इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री आएगी, कभी भी कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव डिग्री आप लाएंगे। तो फिर यहां से आपको मोर हटाना पड़ेगा, केवल कन्विंसिंग। कन्विंसिंग आपकी जो आईएनजी फॉर्म, जैसे इंटरेस्टिंग है, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव डिग्री का। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, है ना। फिर ही इज गोइंग टू वर्क विद अ रिलेटिवली न्यूअर कंपनी, है ना। अभी इसी रूल में हमने बात की कि कंपेरेटिवली या रिलेटिवली अगर आ गया तो रिलेटिवली के साथ भी हम कंपेरेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे, तो न्यूअर नहीं यूज करके हमको क्या लिखना पड़ेगा? न्यू कंपनी कहना पड़ेगा, रिलेटिवली न्यू कंपनी। तो ये आज आपके क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चंस जो हमने एडजेक्टिव पर किए। अगली क्लास में हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर, एडजेक्टिव पर, एडवर्ब पर हम लोग बात करेंगे। एडजेक्टिव हम लोगों ने खत्म कर लिया है, तो अगली बात होगी एडजेक्टिव के रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स पर, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।